हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, तो कुछ 3 टाइप के सेल ऑर्गेनिज्म आज हम बात करेंगे। तो उसके पहले आपको सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि वह क्या होता है। तो सेल ऑर्गेनिज्म एक क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, टाइनी स्ट्रक्चर, जो कहाँ पे पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, तो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है उनके अंदर, ठीक है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर, यानी कि सेल को हम लिविंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनिज्म हमें समझना है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या नाम है उसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडो का मतलब इनर, ठीक है। प्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म। ओके, ये प्लाज्मिक यानी क्या, साइटोप्लाज्म के ऊपर से आया है। ओके, और रेटिक्यूलम का मतलब होगा नेटवर्क, एक जाले जैसा नेटवर्क, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जाले जैसा नेटवर्क हमें देखने को मिलता है, तो उससे ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला गया है, जिसे शॉर्ट में हम ERB बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर आएगा, तो ये न्यूक्लियस से अटैच होता है, उसके सराउंडिंग क्या होगा, अटैच होगा। ओके, और उसकी स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, एक ER है। ओके, ये आपके समझने के लिए है। तो और इसकी बात करें तो ये भी हर एक जो ऑर्गेनिल्स होता है वह क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है, ठीक है। और ये लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सीड्स, तो ये क्या है, उसका किस टाइप का नेटवर्क है, तो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और सीड्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके ER के फॉर्म के बारे में बात करें तो वह कितने फॉर्म्स में होता है, 3 फॉर्म्स उसके होते हैं, यानी कि थ्री टाइप्स की स्ट्रक्चरिंग उसकी होती है। कौन सी, तो एक होती है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, एक सेकंड होता है राउंड शेप एंड ऑब्लॉन्ग बैग्स, जिसे क्या बोला जाएगा, वेसाइकल्स भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह आपको ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म में जो उसके अंदर देखने को मिलता है उसे क्या बोला जाएगा, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी हम बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ उसके सराउंडिंग कुछ राउंड सब्सटेंस शेप में देखने को मिलेगा, तो वह भी एक क्या है, एक ER का ही पार्ट है। ओके, ER का ही फॉर्म है। और उसी के साथ साथ ये ऑब्लॉन्ग्स बैग्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, उससे दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं हम, वेसाइकल्स भी बोल सकते हैं। ओके, यानी कि वह एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क के फॉर्म में, बंच के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बात थी उनके स्ट्रक्चर के बारे में। और वह कहाँ पर पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, और वह न्यूक्लियस से अटैच में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल क्रिएट होता है वह क्या होगा, इस ER के थ्रू क्या होता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। ओके, जैसे कि जो न्यूक्लियोलस है वह क्या क्रिएट करता है, राइबोसोम्स क्रिएट करता था, ठीक है। तो अब वह राइबोसोम्स क्या करते हैं, वह राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जो हम बाद में देखने वाले ही है। बट अभी जो कि इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है, तो 3 फॉर्म में होती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राउंड शेप एंड ऑब्लॉन्ग बैग्स। उसे दूसरा बोलना हो तो वेसाइकल भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में, कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। कौन से, रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जिसे शॉर्ट में RER या फिर SER करके भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये रफ होने का मतलब क्या होगा, उसका मीन क्या होगा, तो रफ होने का मतलब है उसकी कुछ ऐसी ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिनके सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स। और इन्हीं की वजह से इनकी जो सरफेस होती है वह कैसी देखने को मिलती है, माइक्रोस्कोप के अंदर रफ देखने को मिलती है। ओके, और इन्हीं रफनेस की वजह से उस तरह के जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है उनको किस टाइप से बोला जाता है, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ का मतलब क्या होगा कि वहां पर राइबोसोम्स पाए जाते नहीं है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस तरह के ER को क्या बोला गया है, स्मूथ ER बोला गया है। ओके, अब ये राइबोसोम्स है वह एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं वह, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाने का फैक्टर यूज होता है। ओके, तो राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस साइट, ठीक है, जो कहां पर पाए जाएंगे, तो इनकी सरफेस पर, RER की सरफेस पर। तो इसका मतलब RER का फंक्शन क्या हो जाएगा, वह प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है। बट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो ये राइबोसोम्स। ओके, क्योंकि वह प्रोटीन बनाने का उनका फंक्शन है। अब इसी के साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की फंक्शन की बात करें तो वह क्या करते हैं, तो मैन्युफैक्चर फैट्स मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। तो जो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाने का काम किसका हो जाएगा, ये SER यानी कि ER में कौन से टाइप्स का, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अब आपने आगे पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह किससे बनी हुई थी, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई थी, ठीक है। और इन्हीं लिपिड्स और प्रोटीन उसे किससे मिलेंगे, तो यही ER से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, इन ER से मिलेंगे, जो लिपिड्स और प्रोटीन बनते हैं वह। तो अब इसकी वजह से वह पूर्ण अपने क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन बिल्ड करता है, ठीक है। और तो इस तरह की जो बिल्ड करने की प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होगा कि सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। क्या करते हैं ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस बनती है उसे क्या बोला जाएगा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। जेनेसिस मतलब जनरेट करना, बनाना। ओके, तो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बनते हैं इन ER के थ्रू, तो वह साइटोप्लाज्म या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ दूसरा इसका फंक्शन प्रोटीन और लिपिड्स का क्या हो जाएगा, तो एंजाइम और हार्मोन्स फॉर्म करने का भी काम करते हैं। यानी कि इन प्रोटीन और लिपिड से क्या बनते हैं, हमारे सेल्स के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा इसका फंक्शन के बाद क्या होगा कि ER फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। क्या करता है, एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। क्यों नेटवर्क सिस्टम, क्योंकि जो न्यूक्लियस के थ्रू जो भी मटेरियल रिलीज होता है वह साइटोप्लाज्म में कैसे ट्रांसफर होगा, तो इन्हीं ER के थ्रू, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, नेटवर्क सिस्टम हो जाएगा, एक टाइप की चैनल हो जाएगी जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके। ओके, तो आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में कि ER सर्व्स चैनल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो वह क्या करता है, कुछ टाइप के मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, ये ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और उसके फंक्शन कुछ, तो सेकंड क्या है कि साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, यानी कि साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क यानी कि जो भी सेल के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है तो उनके लिए ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो लिवर सेल्स है, उन लिवर सेल्स में जब पॉइजन और ड्रग्स जब क्रिएट होता है तो उसे, या फिर बाहर से आता है तो फिर उसे क्या करेगा, वह डिटॉक्सीफाई भी करता है, ठीक है। किसके अंदर, वर्टेब्रेट के अंदर, ठीक है। तो डिटॉक्सीफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट। ओके, वर्टिब्रेट एक क्या हो जाएगा, एनिमल्स की डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है।
तो इनके जो लिवर सेल होते हैं उनके अंदर जो पॉइजन और ड्रग्स जो क्रिएट होता है वह डिटॉक्सिफाई करने का काम भी ये ईआर का हो जाएगा। ओके, तो ये बात थी ईआर के कुछ फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ईआर का स्ट्रक्चर 3 टाइप से होता है, यानी कि 3 फॉर्म में होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राउंड शेप्स एंड ऑब्लॉन्ग बैग्स। उसके टाइप्स के बारे में बात करें तो 2 टाइप्स, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंट राइबोसोम्स ऑन दी सरफेस, ठीक है। और जो एसईआर है वह क्या होता है, तो उसके ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम हो जाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम। एसईआर का क्या काम हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। ओके, इसी के साथ साथ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसे बोला जाता है, तो जो बिल्डिंग्स सेल मेम्ब्रेन्स जो बिल्ड करने में प्रोटीन और यही प्रोटीन और लिपिड्स हेल्प करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम और हार्मोन्स फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। और दूसरा उसके फंक्शन के बारे में बात करें तो एक टाइप की चैनल भी प्रोवाइड करता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में। ओके, और वह एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। और कुछ पॉइजन और ड्रग्स को क्या करता है, वह डिटॉक्सिफाई भी करता है इन लिवर सेल ऑफ द वर्टिब्रेट। ओके, अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गोल्गी एपर्टस। तो गोल्गी एपर्टस कुछ देखने में आपको इस तरह से मिलेगा, जो एक क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही। ओके, इसी के साथ साथ ये जो वेसाइकल्स जो है, ओके, वह एक दूसरे से क्या है, पैरेलल अरेंज्ड है। ठीक है, क्या है यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चरिंग में जो वेसाइकल्स है वह एक दूसरे से पैरेलल अरेंज्ड है, और इससे जो बनता है उसे क्या बोला गया है, गोल्गी एपर्टस। ओके, ये पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, गोल्गी एपर्टस। ओके, तो अब ये जो फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया था वह एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, कैमिलियो गोल्गी। क्या नाम है, कैमिलियो गोल्गी। इन्होंने क्या किया था, उसे देखा था, डिस्क्राइब किया था। ओके, और ये जो है वह किसका बना हुआ है, तो कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल एंड वैक्यूल। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है वह एक क्या है, वेसाइकल है। ठीक है, और जो वैक्यूल यानी कि ये जो छोटे छोटे राउंड शेप में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे, वैक्यूल। वैक्यूल में एक्चुअली क्या होता है, वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनिज्म भी है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले ही है। तो इसके अंदर कुछ टाइप के मटेरियल स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो जब जरूरत होती है तब क्या होगी, उसके अंदर से रिलीज होकर डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि वेसाइकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। स्टैक्स यानी कि एक बंच के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चरिंग बनती है उसे क्या बोला जाता है, सिस्टन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे सिस्टन्स बोला जाता है। ओके, फिर से रिपीट करूं कि वेसाइकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स इज कॉल्ड सिस्टन्स। ओके, तो ये जो एक दूसरे से बंच के फॉर्म में अरेंज है किस तरह, पैरेलल, तो उसे क्या बोला जाएगा, उस तरह के स्ट्रक्चर को सिस्टन्स बोला जाता है। तो ये क्या है, सिस्टन्स है। तो इसी के साथ साथ कि प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। तो अब ये जो गोल्गी एपर्टस होता है वह किस तरह एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, तो एक नियर दी न्यूक्लियर, इसका नेटवर्क क्या होता है, न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली ये गोल्गी एपर्टस जो होते हैं वह जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो क्या होता है, ईआर प्रेजेंट होता है, और ईआर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, तो ये गोल्गी एपर्टस। तो ये गोल्गी एपर्टस का जो फंक्शन होगा वह क्या होता है कि जो ईआर से कुछ मटेरियल जो निकल रहे हैं उन मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम किसका हो जाएगा, ये गोल्गी एपर्टस का हो जाता है। ठीक है, जो हम फंक्शन में देखने वाले ही है। ओके, तो
इसका मतलब कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नियर दी न्यूक्लियस इसका नेटवर्क। ओके, और जो प्लांट सेल में होता है वह फ्रीली, साइटोप्लाज्म में क्या आता है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं कि एनिमल सेल में नियर न्यूक्लियस, ओके, और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दी प्लांट सेल। नेक्स्ट हम बात करें तो मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी एपार्टस में लाई इन कनेक्ट विथ मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। तो जो गोल्गी एपार्टस की मेम्ब्रेन होती है वह किसके साथ कनेक्ट होती है, कुछ टाइम मेम्ब्रेन ऑफ ईआर के साथ कनेक्ट होती है, और वह क्या फॉर्म करेगी, कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कुछ और उसी के साथ साथ फिर वह क्यों जुड़ी होती है, क्योंकि कुछ टाइप के मटेरियल्स को क्या करती है अपने अंदर पैकेजिंग करके फिर वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसे रिलीज कर देती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग वेरियस सिंथेसिस्ड प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट बनते हैं कहां से, ईआर से, ओके, तो उसे डिस्पैच एंड पैकेज करने का काम किसका हो जाएगा, इन्हीं गोल्गी एपार्टस का। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट को क्या करता है, वह स्टोरेज भी करता है और उन्हें मॉडिफिकेशन भी करता है। कौन, तो ये गोल्गी एपार्टस। ठीक है, तो कभी कभार यानी कि क्या होगा कि इस तरह से ये कुछ सब्सटेंस को स्टोर करके क्या करता है, वैक्यूल के फॉर्म में रिलीज कर देगा। ओके, इसी के साथ साथ कुछ जो मटेरियल होता है उसे मॉडिफाई करके भी उसे रिलीज करने का काम किसका हो जाएगा, ये गोल्गी एपार्टस का हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो वह क्या है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। तो जो सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है, ये गोल्गी एपार्टस का होता है। कि कभी कभार सेल में क्या होगा, कुछ सेल ऑर्गेनिल्स या फिर इन जो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है उनमें कॉम्प्लेक्स शुगर की जरूरत हो, तो फिर वह कॉम्प्लेक्स शुगर कहाँ से मिलेगा, तो इन्हीं गोल्गी एपार्टस से। यानी कि वह कैसे बनाएगा, तो सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। यानी कि कुछ क्या किया उसने, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने के लिए सिंपल शुगर को मॉडिफाई किया। क्या किया, उसे मॉडिफाई किया। ओके, कुछ और भी डिफरेंट मटेरियल उसके अंदर ऐड करके उसे क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एक इसका मेन फंक्शन भी हो जाएगा कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम एक क्या है, तो सेल ऑर्गेनिल्स है। लाइसोसोम एक क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स, जो हम पढ़ने वाले ही है। ओके, तो ये सेल लाइसोसोम्स फॉर्म करने के लिए भी ये इन्वॉल्व है। ओके, तो लाइसोसोम यानी कि जो भी लाइसोसोम बनते हैं तो लाइसोसोम बनाने के लिए इनका भी पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये भी वहां पर वर्क करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि उसे जो लाइसोसोम बनाने के लिए जो पैकेजिंग करने का काम है, जब भी, क्योंकि लाइसोसोम किससे बनेगा, तो ईआर और गोल्गी एपार्टस से बनता है। किससे बनता है, ईआर और गोल्गी एपार्टस से। ठीक है, तो ईआर से जो भी मटेरियल निकलता है उसे पैकेजिंग करने का काम ये गोल्गी एपार्टस कर देगा और रिलीज होकर क्या बनाएगा, लाइसोसोम फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ओनली लाइसोसोम ही फॉर्म करता है, डिफरेंट मटेरियल को पैकेजिंग करके साइटोप्लाज्म में भी रिलीज कर सकता है, या फिर सेल से बाहर भी वह कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, वह कुछ मटेरियल की जरूरत हो सेल के आउटर साइड या फिर डिफरेंट पार्ट पर, तो वहां पर भी ये पैकेजिंग किया हुआ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में ये गोल्गी एपार्टस क्या करता है, जो भी मटेरियल है उसे पैकेजिंग करना, मॉडिफाई करना, उसका किसका काम हो जाएगा, गोल्गी एपार्टस का। ओके, और जो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी इसका फंक्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है,
तो वह भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। और उसका जैसे कि अभी तक आपने जो पढ़ते आए कि भाई जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दरमियान क्या होता है कि जो हमारा सेल है वह क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। और इतने तक अभी तक आपने यही पढ़ा है कि सेल क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करता है। बट सेल के अंदर एक डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आया होता है जो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, और वो और कोई नहीं बट कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देखते हैं अब कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चरिंग कैसी है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कितने मेम्ब्रेन देखने को मिल रहे हैं, तो 2 मेम्ब्रेन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है, बाउंड होती है, ठीक है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर पार्ट पर होगा, और एक होता है उसके अंदर यानी कि इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन भी आप देख सकते हैं कि वह फोल्डेड है, क्या है, डीपली फोल्डेड है, ओके। तो वह भी एक क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह पोरस होता है, यानी कि छोटे छोटे टाइनी पोर्स देखने को मिलेंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वह कैसी होती है, डीपली फोल्डेड होती है, जो आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब इन्हीं डीपली फोल्डेड होने की वजह से ये एक्चुअली क्या करते हैं, हमने बोला कि वह एनर्जी फॉर्म करते हैं, बट ये एनर्जी कौन से फॉर्म में फॉर्म करते हैं, तो एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ये एटीपी के फॉर्म में वह एनर्जी रिलीज करते हैं। कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया। बट ये एटीपी कहां पर बनेगा, तो बिटवीन द फोल्डेड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये एटीपी कहां पर बनता है, इन्हीं फोल्डेड एरिया के बीच में एटीपी जनरेट होता है, जो क्या करेगा, एक एनर्जी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एनर्जी एटीपी जनरेट कहां पर होगी, तो इन्हीं फोल्डेड लार्ज सरफेस एरिया के बीच में, ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। ये केमिकल नेम है और इसका एक अलग से केमिकल फॉर्मूला भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं, ओके। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें जो न्यूक्लियस था उसके अंदर ही डीएनए पाए गए थे, यानी कि किस एक्चुअली डीएनए नहीं बट क्रोमेटिन मटेरियल, या फिर जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, क्रोमोसोम फॉर्म में होगा, ठीक है। बट ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल जो है एक्चुअली उसके जो पार्ट है, उसके जो पोर्शन है वह उससे क्या बोला जाएगा, तो डीएनए बोला जाएगा। इट मीन्स डीएनए कहां पर प्रेजेंट है, इन द न्यूक्लियस, ओके। तो इसी के साथ साथ ये दूसरा जो न्यूक्लियस जिनके पास होगा वह और कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब डीएनए क्या करता है, तो वह एक टाइप की नेक्स्ट जनरेशन में जो इनहेरिटेंस है उसे ट्रांसफर करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डीएनए के थ्रू अपने आप ही क्या कर सकते हैं, अपने को रेप्लिकेट कर सकते हैं, दूसरे माइटोकॉन्ड्रियाज बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये डीएनए के पास उसे रेप्लिकेट करने की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दूसरा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है, तो राइबोसोम्स ने हमने आगे ही पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो उनके डीएनए भी खुद के हैं और राइबोसोम्स की होते हैं, तो इन्हीं की वजह से वह खुद प्रोटीन भी सिंथेसिस या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड सो दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स, ओके। तो उन्हें कोई दूसरे प्रोटीन्स लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उनके खुद के राइबोसोम से वही प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में उसके। तो फंक्शन, मेन फंक्शन उसका क्या है
कि उसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है वह कहां से होती है, सेल में, इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। और वह भी कौन से फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हैं कि दो टाइप की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज का जो पार्टिकल होता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है, तो उस टाइप की रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो जो ग्लूकोज का पार्टिकल होता है वह विदाउट ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है, उसे क्या बोला जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह कहां पर होगी, सेल में, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। और वह कौन से फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी एक क्या हो गया, एनर्जी करेंसी हो गया। क्या हो गया है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी हो गया। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और इन्हीं एनर्जी का यूज करके डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स या फिर जो भी केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर परफॉर्म होती है वह इन्हीं एनर्जी का यूज करके वह फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना एनर्जी से वह कोई भी काम कर सकते नहीं है। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वह कौन से, कहां से लेंगे ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से लेंगे, ओके। और वह भी कौन से फॉर्म में उन्हें मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस एनर्जी यूज्ड फॉर सिंथेटिक एंड मैकेनिकल एक्टिविटीज, यानी कि जो भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस ही बनाना है या फिर केमिकल कंपाउंड ही सिंथेसिस करना है, तो वो करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वह कैसे, तो ये एटीपी का यूज करके वह केमिकल कंपाउंड जनरेट करेंगे, या फिर जो डिफरेंट मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है उनके लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी वह भी कैसे करेंगे वह, तो इन्हीं एटीपी का यूज करके वह एनर्जी मैकेनिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखना है कि सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ओके। तो आज हमने 3 सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में बात किया, जो कौन से थे। फर्स्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड था गोल्गी एपार्टस एंड थर्ड कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थैंक यू।